हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं कि इम्पोर्टेंट और क्लिनिकली यूज़फुल टॉपिक, एक प्रैक्टिकल टॉपिक। क्या ईसीजी और इको में हार्ट के ब्लॉकेजेस दिखते हैं? क्या इसको करने से हार्ट के ब्लॉकेजेस का पता चलता है? क्या एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन इनसे मिलती है और क्यों इन पर ट्रस्ट करना और ब्लॉकेजेस के लिए इनको बिलीव करना गलत हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक की प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग हमसे आके पूछते हैं, साहब ईसीजी हो गया, नॉर्मल है ना, अभी कोई ब्लॉकेज तो नहीं है ना, स्टेंट तो बराबर चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। साहब ईसीजी या इको कर लिया, अगर किसी का स्कैनिंग कर लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, तो आपने पूछते हैं कि साहब इको कर लिया, देख लिया ना, अभी स्टेंट तो अच्छे से चल रहा है ना, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, या कोई नया ब्लॉकेज बढ़ तो नहीं गया ना साहब। तो ये जानना और समझना ज़रूरी है कि ईसीजी इको पर ये चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं आती, और इन इन्वेस्टिगेशन से क्या बेसिकली एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिकल यूटिलिटी और क्लिनिकली आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए इस टॉपिक को कृपया एंड तक देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई भी नया टॉपिक या डेटा में अपलोड करता हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स को उसका नोटिफिकेशन मिलता है, जिससे वो चैनल को कंटेंट को तुरंत देख सकते हैं, तो उसका लाभ ले सकते हैं। आते हैं आज के टॉपिक पर। क्या ईसीजी इको से ब्लॉकेज पिकअप होते हैं? ईसीजी बेसिकली यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी हार्ट का सबसे बेसिक टेस्ट, जो कि किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल फैसिलिटी है, ऑलमोस्ट 100-200 रुपीज़ में हो जाता है। हार्ट के करंट को बताता है, करंट कंडक्शन पैटर्न को बताता है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक है या एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है, एक्यूट हार्ट अटैक है, उस स्टेज में ईसीजी का प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छा है और 90 to 95% केस में हार्ट के अटैक को पिकअप कर सकता है। लेकिन तब तक जब तक व्यक्ति को पेन हो रहा है, अगर पेन कम हो गया तो ईसीजी का प्रेडिक्टिव वैल्यू कम हो जाता है। अगर पेशेंट का पेन चला गया और मेजर हार्ट अटैक नहीं, हार्ट में कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है, तो ईसीजी 50% ऑफ द केसेस में कम्प्लीटली नॉर्मल भी हो सकता है। बेसिकली अटैक से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, हार्ट डायलेट हुआ है, हार्ट का कोई कंडक्शन सिस्टम इफेक्ट हो गया है, हार्ट के कोई एरिया डायलेट हो गए हैं या वैल्व्स खराब हो गए, ये चीज़ों को पिकअप करने में ईसीजी ज़्यादा सहायक होता है। ब्लॉकेजेस ईसीजी पे पिकअप नहीं होगा। माइनर अटैक्स कई बार ईसीजी पे पिकअप नहीं होता। 50 to 80% ऑफ द केसेस में माइनर अटैक अगर हो, जहाँ पे नली में थोड़ी देर के लिए कुछ बंद हुआ हो, लेकिन थोड़ी देर व्यक्ति को पेन हुआ, उसके बाद फर्दर पेन कम हो गया, ऐसे अटैक्स यूजली ईसीजी पे पिकअप नहीं होते। इको का भी वही है। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की बेसिकली सोनोग्राफी है। इसमें अल्ट्रासाउंड की एक बीम, एक हैंड हेल्ड ट्रांसड्यूसर प्रोब से हम बॉडी पर डालते हैं, और जब वो हार्ट से वो बीम रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं, और वो बीम जब मशीन की तरफ वापस आती है तो अल्ट्रासाउंड का वही ट्रांसड्यूसर प्रोब उस बीम को डिटेक्ट करता है और उसको इंटरप्रेट करके एक मशीन पर एक फ़ोटो बना देता है, जिससे हमें हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन पता चलता है। यानी हार्ट का पंप फंक्शन कैसा है, हार्ट के वैल्व्स कैसे काम कर रहे हैं, हार्ट का चेम्बर डायलेट तो नहीं हुआ है, और अटैक की वजह से हार्ट को कोई स्ट्रक्चरल नुकसान हुआ है, ये चीज़ें पिकअप हो सकती है। लेकिन ब्लॉकेजेस इको में भी पिकअप नहीं होगा। इसलिए कभी भी अगर कोई व्यक्ति चेस्ट पेन लेके आता है और वो हॉस्पिटल में अगर ईसीजी इको अगर उसका हो जाता है और वो ये मान के कि सब नॉर्मल है, अगर नॉर्मल रिपोर्ट आ जाती है तो नॉर्मल मान के घर चला जाता है, तो ये मानना बिल्कुल गलत है कि उसमें ब्लॉकेजेस पिकअप हो जाते हैं। इवन मीडियम लेवल के अटैक्स भी उसमें काफ़ी बार मिस हो सकते हैं, अनलेस पेशेंट को मैसिव अटैक हो, जिसे एसटी एलिवेशन एमआई बोलते हैं, जिसमें नली 100% बंद हो जाती है, और ये बंद वाली हालत में वो 30 मिनट से ज़्यादा अगर परसिस्टेंट रहती है, तो इस तरह के अटैक्स जो हैं, जिनको मेजर अटैक्स बोलते हैं, ये ईसीजी को में प्रेडिक्ट होने के चांस या पिकअप होने के चांस अच्छे खासे हैं, ऑलमोस्ट 90% जैसा है। लेकिन माइनर अटैक्स है या अगर ब्लॉकेज है या 70, 80, 90% तक का भी ब्लॉकेज है और फ्लो अच्छा जा रहा है, हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है, हार्ट डायलेट नहीं हुआ है, तो ये ईसीजी इको पे पिकअप नहीं होगा। सेम चीज़ पोस्ट प्लास्टिक पेशेंट में भी एप्लीकेबल है। पोस्ट प्लास्टिक के बाद जब एंजियोप्लास्टी या स्टेंट या बाईपास होने के बाद जब पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में आता है और हम उनको बोल देते हैं कि रिपोर्ट अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इसको ये इंटरप्रेट करते हैं कि रिपोर्ट अच्छी होने का मतलब है कि स्टेंट अच्छे से चल रहा है या ग्राफ्ट बाईपास का बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यूजली नहीं होता है। ईसीजी इको खाली स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, अगर ग्राफ्ट या स्टेंट बंद होने की वजह से या कोई कारण से हार्ट का पंप फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है तो उसको पिकअप करेगा। लेकिन अगर ग्राफ्ट या थोड़ा बहुत भी उसमें फ्लो आ रहा है, 80-90% भी अगर रीब्लॉकेज हो गया है स्टेंट या ग्राफ्ट में और उसमें भी अगर फ्लो आ रहा है, तो भी वो पिकअप नहीं होगा। इसको पिकअप करने के लिए स्ट्रेस ईसीजी या स्ट्रेस इको करने की ज़रूरत है। रेस्टिंग कंडीशन में वो जब तक स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो जाए तब तक ईसीजी उसे पिकअप नहीं करेगा, इको उसे पिकअप नहीं करेगा। आप स्ट्रेस करते हो, यानी कि आप हार्ट की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाते हो, व्यक्ति को आप ट्रेडमिल पर दौड़ने को कहते हो या केमिकल जिसे डोबिटामिन कहते हैं उससे हार्ट को स्ट्रेस करते हो, इससे हार्ट की ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जब ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है
तो वहाँ पे जितना ब्लड सप्लाई उस नली के द्वारा नली ब्लॉकेज वाले एरिया में मिल रहा है वो अपर्याप्त हो जाता है, वो इनसफिशिएंट हो जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति को पेन होना चालू हो जाता है। इस वजह से ईसीजी में चेंजेस आना चालू हो जाते हैं, जिसे पॉजिटिव ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं, या इको में भी वो एरिया में कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती, काम करना वो एरिया कम कर देता है, जिसे इको में वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी बोलते हैं। ये चीज़ें स्ट्रेस होने पर पिकअप हो सकती हैं अगर ब्लॉकेज है तो, लेकिन इसमें भी अगर क्रिटिकल ब्लॉकेज है तो ही पता चलेगा, यानी 80-90% के आसपास का ब्लॉकेज है या उससे ज़्यादा है तो पिकअप होगा। अगर किसी को 10, 20, 30, 40% का ब्लॉकेज है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये मिस ही होगा, इवन स्ट्रेस टेस्ट के बाद भी मिस हो जाएगा। यानी नॉर्मल स्ट्रेस टेस्ट में अगर टीएमटी या स्ट्रेस इको भी हम करते हैं तो वो माइनर ब्लॉकेजेस को पिकअप नहीं करेगा, वो सिर्फ मेजर या लाइफ थ्रेटनिंग ब्लॉकेजेस जो 70-80-90% है उनको पिकअप करेगा, और उसमें भी प्रेडिक्टिव वैल्यू सिर्फ 70-80% ही है। स्ट्रेस ट्रेडमिल टेस्ट जो करते हैं यानी एक्सरसाइज ईसीजी जो करते हैं उसका प्रेडिक्टिव वैल्यू 70% है। स्ट्रेस इको जो करते हैं यानी एक्सरसाइज करके इको में जो हम वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटीज़ को देखते हैं उसका प्रेडिक्टिव वैल्यू 75-80% है, यानी 100% प्रेडिक्टिव वैल्यू उसका भी नहीं है। इवन क्रिटिकल ब्लॉकेज भी 20% ऑफ द केस में उसमें मिस हो जाएगा, या गलत रिपोर्ट भी आ सकती है, यानी पॉजिटिव रिपोर्ट आया और एंजियो करो तो कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा भी हो सकता है। यानी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों के ही चांसेस है अराउंड 30%। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि रिपोर्ट में पॉजिटिव आया और एंजियो करो तो कुछ ना निकले, या फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन एंजियो करोगे तो क्रिटिकल ब्लॉकेज निकल सकता है। तो इवन क्रिटिकल ब्लॉकेजेस के लिए भी एक्सरसाइज यानी स्ट्रेस ईसीजी और इको का प्रेडिक्टिव वैल्यू 70-80% है। रेस्टिंग ईसीजी और रेस्टिंग इको का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में अगर थोड़ा बहुत भी ब्लड सप्लाई हो रहा है, जब तक हार्ट अटैक होकर वो एरिया 100% बंद नहीं हो जाए तब तक अगर 10-20% भी ब्लड सप्लाई हो रहा है तो ईसीजी में चेंजेस ना ही आएंगे, इको में चेंजेस नहीं आएंगे। 10% या 20% केस में आ सकते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं आएंगे, ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 80-90% ऑफ द टाइम्स आप उसको मिस कर जाएंगे। और ये टेस्ट की प्रेडिक्टिव वैल्यू ब्लॉकेजेस को पिकअप करने के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर किसी को एक्सरसाइज के टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है और खासकर माइल्ड पॉजिटिव आता है तो उसकी भी वैल्यू कम है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आता है यानी बहुत ख़राब चेंजेस अगर आते हैं एक्सरसाइज के बाद तो उसका प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाता है। इसीलिए कॉमन आदमी के दिमाग में अगर ये भ्रांति है कि ईसीजी हो गया बात खत्म हो गई, कोई ब्लॉकेज नहीं है, ईसीजी नॉर्मल आ गया सब बात खत्म हो गई, या लोग हमें आके कहते हैं कि साहब 1 साल पहले हमारा हार्ट का जांच हो गया था तब ईसीजी तो नॉर्मल आया था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि 1 साल पहले अगर नॉर्मल ईसीजी आया था उसका मतलब उस समय तक कोई अटैक नहीं आया था, पर उस समय 70-80-90 ब्लॉकेज था या नहीं कुछ नहीं पता। हाँ, 1 साल पहले किसी का ट्रेडमिल हुआ था वो नॉर्मल आया था, उसका थोड़ा बहुत प्रेडिक्टिव वैल्यू है, लेकिन उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टिव वैल्यू नहीं है, उसमें भी गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ये टेस्ट अगर रेस्टिंग कंडीशन में हुए हैं तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, उसको कोई खास इंपॉर्टेंस या तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बेसिस पे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता कि व्यक्ति को ब्लॉकेज है या नहीं। आपको हमेशा एक स्ट्रेस टेस्ट करके देखना है। स्ट्रेस टेस्ट करने का पर्पज़ ये है, आप पूछे कि डायरेक्ट एंजियोग्राफी क्यों नहीं कर सकते, एंजियो करके डायरेक्ट देख लो हर बार अगर ब्लॉकेज का देखना है तो। एंजियोग्राफी इन्वेजिव टेस्ट है और उसमें हाथ की या पाँव की नली जिसको भी हम पंचर करते हैं कैथेटर हार्ट के पास ले जाते हैं तो रिस्क होता है हर बार पंचर करने से हाथ की नली भी डैमेज होती है, और हृदय के पास कैथेटर ले जाने से हृदय की नली में भी डैमेज होने का चांस है, कभी कभार मृत्यु भी हो सकती है, 1000-2000 में एक आध व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। खैर ऑब्वियसली वो बहुत ख़राब पेशेंट या बहुत क्रिटिकल पेशेंट या बहुत हार्ट का डैमेज वाला पेशेंट या किडनी ख़राब वाला पेशेंट, ऐसा कोई पेशेंट होगा जिसकी मृत्यु होगी। रूटीन पेशेंट में यूजुअली नहीं होता ऐसा, पर हाँ डेफिनेटली स्ट्रेस टेस्ट के कंपैरिजन में अगर आप एंजियोग्राफी करते हो तो रिस्क ज़्यादा है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए रूटीनली हर केस में एंजियोग्राफी नहीं करते। क्योंकि अगर ऐसा करना चालू करेंगे तो ओपीडी में अगर हम 100 पेशेंट देख रहे हैं तो उसमें 80 पेशेंट चेस्ट पेन के, तो हर पेशेंट का हमें हर बार एंजियो ही करना पड़ेगा, और 3 महीने के बाद वही पेशेंट वापस से आएगा तो फिर से एंजियो करना पड़ेगा। तो बार बार आप जितने बार एंजियो करोगे नली डैमेज होते जाएगी, हार्ट डैमेज होते जाएगा, कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए एंजियोग्राफी हम तब करते हैं जब ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसको आप सिंपल भाषा में वैसे समझ सकते हैं, अगर किसी को खांसी होती है तो पहले हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे में कोई धब्बा दिखता है तो डायरेक्ट हम लंग कैंसर का ट्रीटमेंट चालू नहीं कर देते, धब्बा दिखता है तो पहले सीटी स्कैन करके उसको कंफर्म करते हैं, बायोप्सी करके उसका टुकड़ा निकालते हैं। जब वो सारे टेस्ट में कंफर्म होता है, पॉजिटिव आता है, तो ही हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। दूसरा, अगर आप समझ लीजिए आपको सर दर्द हो जाएगा तो डायरेक्ट मैं सर दर्द होने पर ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट चालू नहीं करूँगा। सर दर्द अगर आपको हो रहा है तो पहले हम एमआरआई करेंगे, कंफर्म करेंगे, अगर ट्यूमर है तो उसका टुकड़ा निकाल के कौन से टाइप का ट्यूमर है कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही ट्रीटमेंट चालू करेंगे। बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे आप डायरेक्टली ट्रीटमेंट चालू नहीं कर सकते। तो वैसे ही है कि अगर हर पेशेंट ओपीडी में अगर हमारे पास आता है और हर एक का हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी करेंगे तो या डायरेक्टली ट्रीटमेंट चालू कर देंगे तो ये कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो पेशेंट को हार्ट का पेन निकलेगा ही नहीं, और जो दवाई हम देंगे वो वेस्ट भी जाएगी, पेशेंट को नुकसान भी होगा, उसका खर्चा भी होगा। तो
ज़्यादातर अगर कोई भी केस आता है तो पहला टेस्ट ECG इको रहता है, जो कि बेसिक टेस्ट है कि जो बताता है कि पुराना कोई डैमेज तो नहीं है, स्ट्रक्चरली हार्ट कैसा है। उसमें अगर कोई डैमेज निकलता है तो हम डायरेक्टली एंजियो के लिए जा सकते हैं। अगर उसमें कुछ नहीं निकलता है तो नेक्स्ट स्टेप में ट्रेडमिल में जाते हैं। ट्रेडमिल में अगर कुछ पॉजिटिव निकलता है या बहुत डाउट होता है कि इस व्यक्ति को बहुत ब्लॉकेज निकलेगा, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, रिपोर्ट उतनी रिलायबल नहीं है, तो हम एंजियो के लिए जा सकते हैं। उसमें भी अगर इन्वेजिव हाई रिस्क पेशेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ब्लॉकेज वगैरह निकल सकता है तो रेगुलर एंजियो करते हैं। लो रिस्क पेशेंट है जिसमें कम चांस है कि कोई ब्लॉकेज निकल सकता है, यंग पेशेंट है उसमें कोई सिर्फ रूल आउट करने के लिए आपको करना है, सिर्फ स्क्रीनिंग के हिसाब से करना है, तो CT एंजियो कर सकते हैं। CT एंजियो और रेगुलर एंजियो के डिफ्रेंसिएशन के लिए हमने ऑलरेडी टॉपिक किया जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर आज का टॉपिक सिर्फ बेसिकली इस बात को डिस्कस करने के लिए है कि एक नॉर्मल ECG या एक नॉर्मल इको हार्ट की नली का ब्लॉकेज रूल आउट नहीं करता, या स्टेंट या ग्राफ बराबर चल रहा है इसको रूल आउट नहीं करता। इसलिए ये करा कि आप घर बैठ जाओ कि कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है और इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ सकता है जब वो बीमारी बढ़ के सामने आएगी और हार्ट अटैक लेके आएगी। तो इसलिए जब भी आपको अगर नलियों का या ब्लॉकेज का या ग्राफ का या स्टेंट का इवैल्यूएशन करना है तो हमेशा स्ट्रेस टेस्ट कीजिए। स्ट्रेस टेस्ट में कुछ आएगा तो डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करेगा। फाइनल डायग्नोसिस एंजियो में ही बनेगी, बाकी सब टेस्ट खाली स्क्रीनिंग के लिए है, वो जजमेंट लाने के लिए कि एंजियो की ज़रूरत है कि नहीं। पर डायग्नोसिस फाइनल बनेगी, कितना ब्लॉकेज है कितना नहीं, सब कुछ डिसीजन फाइनल एंजियो पे ही होगा। कितने ब्लॉकेज, कितना % ब्लॉकेज, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, एंजियोप्लास्टी करना है, बाईपास करना है, दवा पर चलाना है, सारा डिसीजन एंजियो पे ही होता है। बाकी सब टेस्ट खाली सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। लीड हीरो या पिक्चर का मेन हीरो तो एंजियोग्राफी ही है, बाकी सब टेस्ट जो है साइड एक्टर्स हैं जो कि सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। आई होप इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कुछ मदद मिली होगी और मेरे टॉपिक के माध्यम से ECG इको का रोल रूटीन कार्डियक इवैल्यूएशन में और स्ट्रेस टेस्ट और एंजियो का रोल आपको समझ में आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल कराते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हम चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सके, समझा सके और अपने पेशेंट को और अपने रिलेटिव्स को बेटर ट्रीट कर सके, बीमारी को बेटर समझ सके और अनसाइंटिफिक और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में ना पड़ें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा सुना और मैं होप करता हूँ कि ECG और इको और ट्रेडमिल के रोल के बारे में आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आपका डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलेगी ताकि इस तरह का अच्छा कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहें। थैंक यू।